तो देखिए हम लोग इंग्लिश डिस्कशन कर रहे हैं। 121 नंबर का प्रश्न है ये। सीटेट का सेट कौन है? 2015 का सेट है। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ पहला प्रश्न क्या पूछा है कि आई फेल्ट डिफरेंटली, और यहाँ बोला है कि सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको देखना है कि कौन होगा। तो आप पढ़े हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज एम आर लगता है, ईज एम आर लगेगा, ठीक है। तो वाज वाला तो गलत हो गया, हैव वाला भी गलत हो गया, और उसके बाद हैड वाला भी गलत हो गया। राइट आंसर सी हो गया। तो सिंपली ऐसे प्रश्न को आप ऐसे ही डील कर लेंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चेंज करना होगा तो कौन से टेंस में चेंज करना है, तो ये आपको टेंस का स्ट्रक्चर और उनका बनावट याद रखना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि माई इरिटेशन वेनिस्ड, करेक्टली चेंज इनटू द इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो माई इरिगेशन वेनिस्ड, यहाँ पे V2 लगा हुआ है, तो V2 इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं तो डीड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। किसका प्रयोग होता है? डीड का। तो कुड का नहीं होगा और ये इसका भी नहीं होगा, तो दूगो तो ऐसे ही गलती हो गया। अब डिड नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिड नॉट, हाँ पढ़िएगा, इसको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है, तो नॉट तो है नहीं इस सेंटेंस में, ऐसे परिस्थिति में वो भी कट गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं, पढ़िए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेंस बिहेव की बात बोला है। सबवे अगर बिहेव है तो क्या कहा जाएगा इसको? तो सबवे बिहेव को हम इसको इरिटेटिंग कहेंगे, इरिटेटिंग होगा, ठीक है। इरिटेटिंग बिहेव ही सबवे बिहेव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। How did the man, children's father, react of the unruly behavior of his children? He did nothing. He enjoyed their antics. He rebuked them. He tried to control them. अनरूली बिहेव को हम बोला है हाउ डिड द मैन रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करेंगे एक आदमी टू द अनरूली बिहेव ऑफ हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चे के अनरूली बिहेव को कैसा रिएक्ट करेंगे? ही डिड नॉट नथिंग, कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे। ही इंजॉयड देयर एथिक्स, और ही रिबुक्ड देम, उन्हें डांटेंगे। और ही ट्राइड टू कंट्रोल देम, या उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बता सकते हैं? हाँ, तो वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे पर रिएक्ट तुरंत कर लेना बोल रहे हैं कि एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि रिबुक, डांटना भी ठीक नहीं है, और ही ट्राइड टू कंट्रोल देम, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग कर रहे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चा आगे चल करके मतलब उसका बिहेव जो है ना चेंज हो जाएगा। आगे देखिए। It can be inferred from the man's behavior that he was. It can be inferred from the man's behavior that he was. Inferred from the man's behave. Insensitive हाँ, and indignant parent, mentally disturbed. कौन वर्ड है जो बोल रहा है कि कौन सा वर्ड है जो जिसके चलते जो है इन्फेयर्ड फ्रॉम मैंस बिहेव, जो कि मैन बिहेव का इन्फेयर्ड हो जाएगा, किसके चलते? तो ये देखिए, मेंटली डिस्टर्ब होगा तभी इन्फेयर्ड होगा, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब होने पर इन्फेयर्ड हो जाएगा एक आदमी का व्यवहार, जब वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। तो याद रखिएगा, इन्फेयर्ड कब होते हैं? जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तब। आगे पढ़िए। When the writer learned the truth, he decided to help. लेकिन ये सारे जो बताए गए हैं ये अकॉर्डिंग टू पैसेज बता रहे हैं, ठीक है। पैसेज आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे और बताएंगे, ठीक है। क्या है? व्हेन द राइटर, Learned the truth, हाँ, कब लर्न, ट्रूथ को लर्न कब करते हैं? he decided to help the man out. हाँ, He felt apologetic. His heart was filled with the man's suffering. He was angry with himself
or will judge men. जब उनका दिल दुखता है तब वो सच को जो है ना लर्न करते हैं। ये बोला है कि हीज हार्ट वाज फिल्ड विद द मैन सफरिंग, जब लोगों के प्रति लोगों के दुख को देख करके वो फील करते हैं तभी जा कर के वो सच बोला है कि व्हेन द राइटर लर्न द ट्रूथ, तभी ट्रूथ को सीख पाते हैं। ठीक है, जब लोग दुखी होता है तब वो सही को सीख पाते हैं या सच्चाई को सीख पाते हैं। तो ये सी आंसर इसका राइट होगा। आगे बढ़िए। The primary purpose of the author is to. हाँ, ऑथर का मेन पर्पस क्या है? ऑथर का मेन पर्पस है रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड मतलब रेडिकल शो ए रेडिकल शिफ्ट, मतलब रेडिकल शिफ्ट को शो करना है इन एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में, मतलब अपने व्यवहार के अपने अंदर के चीज़ों को मतलब समझने के लिए उनको रेडिकल शो को शिफ्ट करना होगा, तब जा कर के वो समझ पाएंगे। चलिए आगे है 128। देखिए बोला है द वर्ड ओबियस मीन, ओबियस का क्या मतलब होता है? इन कंसिडरेट होगा या इनसेंसिटिव होगा या अनवेयर होगा या निगलेक्टफुल होगा। तो याद रखिएगा कि इसका ओबियस का मतलब होता है अनवेयर। ठीक है, अनअवेयर होगा, जिससे कोई जान पहचान ना हो उसको हम कहते हैं ओबियस, ओब्लियस। ठीक है, ओब्लियस है। ओब्लियस का मतलब अनवेयर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका सेम मीनिंग पूछा है कि कौन होगा। The word which is opposite in meaning to comprehension. कंपेजिशन का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो कंपेजिशन का अपोजिट मीनिंग क्रूएलिटी होगा। ठीक है, कॉम्पिसेशन होगा, यहाँ कंपेजिशन नहीं है। कॉम्पिसेशन का मतलब सहयोगी होता है, दयावान होता है, तो उसका क्रूएलिटी होगा। क्या होगा? मतलब क्षतिपूर्ति वाले करने वाले को कंपेसेशन कहते हैं, तो जो क्षति पहुँचाता है उसको क्रूएलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूएलिटी। चलिए अगले पैसेज के आधार पर आपको जवाब देना है। आइए इस पैसेज के आधार पर क्या पूछा है, पढ़िए। Which part of speech is the underlined word in the sentence? Some people seem to have a good attitude towards most things. हाँ, टू वर्ड के बारे में बताना है कि मोस्ट थिंग्स। टू वर्ड क्या है? तो टू वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने वाला है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ प्रीपोजिशन हो जाए। हाँ, टू वर्ड जो है ना, दो वर्ड को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ने वाले को प्रीपोजिशन संबंध बता रहे हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड का संबंध बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। And dash attitude is absolutely necessary for attainment of any kind. हाँ, बोला है कौन सा एटीट्यूड है इज एब्सोल्युटली नेसेसरी है, किसके लिए? अटेनमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार से के अटेनमेंट के लिए कौन सा मतलब एटीट्यूड ज़रूरी है। तो ये एटीट्यूड जो है आपको गुड एटीट्यूड ज़रूरी होता है, इसमें अच्छा एटीट्यूड जो है किसी भी अटेनमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कहीं गया हो। हाँ, बैड एटीट्यूड टर्म के बारे में यूज किया गया है। ये किस लिए किया गया? बोला है कि यंग पीपुल, यूज फॉर यंग पीपुल बिकॉज, मतलब यंग लोगों के लिए बैड एटीट्यूड का यूज किया जाता है क्योंकि दे क्या हो जाएंगे? They are unpredictable है, ऑप्शन ए में unpredictable, defy all kinds of authority, we have irresponsibility। हाँ, बेकार, क्योंकि वे जो है ना अक्सर जो है ना क्या होते हैं कि डिफ़िकल्टी में होते हैं, इसीलिए। ठीक है, गेट इनटू डिफ़िकल्टी, अक्सर परेशानी में वही पड़ते हैं, इसीलिए उनके लिए प्रयोग किया गया ये चीज़ बोला। आगे बढ़ें। Right attitude are absolutely essential too। हाँ, अच्छा एटीट्यूड जो है ना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। किस लिए? तो अच्छा सक्सेस लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, राइट एटीट्यूड जो है ना सक्सेस लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़।
बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट बोला है, करेक्ट सेंटेंस कौन है? तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है, आवर एटीट्यूड आर क्रिएट ए कंट्रोलेड बाई आवर बिलीव्स। हमारा जो एटीट्यूड होगा हमारे विश्वास को क्या करेगा, बना के रखता है, क्रिएट करता है, ये चीज़ बोला है। हमारा एटीट्यूड हमारे विश्वास को बना के रखता है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें और भी दिया है कि आवर एटीट्यूड आर रिजल्ट ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को का परिणाम हमारा एटीट्यूड नहीं है, मतलब हमारे पर्सनल एटीट्यूड का परिणाम नहीं है। बोला है वी आर बॉर्न विथ आवर एटीट्यूड। हम लोग जन्म से ही एटीट्यूड को लेके जन्मते हैं तो नहीं, एटीट्यूड तो हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए आवर एटीट्यूड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स देते हैं एटीट्यूड, नहीं हमको ओनली पेरेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ओनली दिया हुआ है। आवर एटीट्यूड आर बोला है आवर एटीट्यूड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर, मतलब पेरेंट्स से ही दिया गया है तो नहीं, बल्कि और भी चीज़ें हमें और भी लोगों से भी ग्रहण होते हैं। आगे है द वर्ड, हाँ, डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीनिंग। डिटरमाइन का मेन नियर मतलब सिमिलर मीनिंग कौन हो सकता है या नज़दीकी मीनिंग कौन हो सकता है? तो इसका जो होगा ये गवर्न होगा, गवर्न। ठीक है, डिटरमाइन का मतलब है गवर्न करना, अर्थात गवर्न का मतलब हो जाएगा कि मतलब दृढ़ करना या निश्चित करना। ठीक है, गवर्न करना, ठीक, ये होगा निश्चित करना। तो अब पैसेज ख़त्म हो गया है, अब आपका आ गया है, हाँ, डायलेक्सिया क्या इफेक्ट होता है डायलेक्सिया में? डिसलेक्सिया जो होता है, रीडिंग स्किल ख़राब हो जाता है। चलिए, ये तो सही है, आगे बताइए। हाँ, हाँ, एलएडी का जो है ना वो क्या कर रहा है, चाइल्ड हैज़ बिन इनेट लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कौन कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहेंगे या सेटेमिक्स कहेंगे, अब या फोनम्स कहेंगे, या हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रामर कहेंगे। तो ग्रामर की बात, यूनिवर्सल ग्रामर की बात उन्होंने चॉम्स्की ने किया है, इसीलिए हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रामर होगा। इनेट लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस दैट द यूनिवर्सल ग्रामर, उनके हिसाब से यूनिवर्सल ग्रामर जो है ना नॉलेज को एक्वायर्ड करता है, ये चीज़ बोले हैं। आगे बोलो, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स। जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा वो क्या एडवोकेट करता है, क्या किसकी वकालत करता है, ये बोला है। तो ये मदर टंग की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है? हाँ, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है मदर टंग की वकालत करता है। याद रखना, ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किसकी वकालत करेगा, तो मदर टंग का। एडवोकेट का मतलब वही होता है। अकॉर्डिंग टू पढ़ो, हाँ, कल्चरल आ जाएगा, आंसर लगा देना कल्चरल और हेल्प इन लैंग्वेज। तो ये बताए हैं वाइगोत्स्की का, तो तुम जानते ही हो, कल्चरल और सोशल, कल्चरल और सोशल हो जाएगा। तो इसमें कल्चरल और सोशल इसी में दिया है, राइट आंसर। आगे समझे, डेवलपमेंट है तो सही है ना, कल्चरल सांस्कृतिक हेल्प ना डेवलप करता है, लैंग्वेज डेवलप करता है, तो ये तो सही बोला है ना वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे बढ़ो। What is the main purpose of poetry dictation in a language class? To become aware of the poet and पोएट्री का पर्पस क्या होता है? रिसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लास में पोएट्री का क्या पर्पस है, ये बोला है। इंजॉय के लिए होता है, तो सही है, सी होगा, पहले भी बता चुके हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ो। who strongly maintains that language is learned by imitation of stimuli and deformation of correct response. हाँ, किसने स्ट्रांगली मेंटेन किया है, मतलब मजबूती रंग से लैंग्वेज के बारे में बताया है कि लैंग्वेज लर्नड बाय द इमिटेशन ऑफ स्टिमुली,
मतलब इमिटेशन स्टिमुली से लर्न किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट और करेक्ट रिस्पॉन्स से लर्न किया जाएगा। ये ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है, आपको ध्यान रखना है, बीएफ स्किनर ने कहा है। बीएफ स्किनर ने ऐसा कहा है, ठीक है। स्किनर के सिद्धांत हम बताए हुए हैं कि स्किनर ने बोला है कि हम अगर मेंटेन करना चाह रहे हैं, स्ट्रांगली लैंग्वेज को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो लर्न बाय इमिटेशन के जरिए लर्न कीजिए, या स्टिमुली के जरिए करिए, या रीइंफोर्समेंट ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स के जरिए कीजिए। ऐसे करेंगे तब जा कर के आप क्या कर पाएंगे, स्ट्रांगली मेंटेन कर पाएंगे लैंग्वेज को, ठीक है। ऐसा स्किनर ने बोला है। आगे बढ़ो। Under which activity to recognizing sounds and deducing meaning from them come. अंडर विच एक्टिविटी बोला है, कौन सी एक्टिविटी जो है ना, रिकॉग्नाइज साउंड एंड द, मतलब साउंड को रिकॉग्नाइज करता है और डिडक्सिंग मीनिंग को डिडक्सिंग करता है फ्रॉम देम कम, जो भी आएंगे उनके लिए। रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, स्पीकिंग करेगा, या लिसनिंग करेंगे। तो ये करेंगे लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग करेंगे। साउंड डिडक्सिंग करेंगे तो साउंड डिडक्सिंग मतलब साउंड को कम करेगा, तो लिसनिंग में ना साउंड डिडक्सिंग होगा, ठीक है। रीडिंग करेंगे तो पढ़ेंगे तो साउंड होगा ही। अच्छा, राइटिंग करेंगे तब भी थोड़ा बहुत तो घर्षण होगा, तो होगा ही थोड़ा बहुत साउंड। स्पीकिंग करेंगे तब भी होगा। तो लिसनिंग, सुनेंगे तो साउंड नहीं होगा, आराम से बैठ करके सुनते रहेंगे। तो डिडक्सिंग यहाँ कहने का मतलब क्या है, साउंड को डिडक्स, रिकॉग्नाइजिंग साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हम, एंड डिडक्सिंग मीनिंग फ्रॉम द देम, जो भी आएंगे उनके प्रति। तो लिसनिंग इसका होगा। आगे बढ़िए। During the process of language learning, students lack confidence in their pronunciation. How can one overcome this? जब प्रोसेस, लैंग्वेज प्रोसेस को करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को करते हैं, तो स्टूडेंट कमी महसूस करता है, लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, अपने प्रोनाउंसिएशन में कमी महसूस करता है। हाउ कैन वन ओवरकम दिस, कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? बोला है इस पर हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इस पर कंट्रोल करेंगे रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। अगर हम जोर से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रोनाउंसिएशन में हम अपने आप में कमी नहीं महसूस कर पाएंगे। हम अपने आप में कमी महसूस कब करते हैं? जब हम कभी किसी के सामने पढ़ते ही नहीं है, और जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो यही चीज़ बोला है, रीडिंग करके, क्या करके, क्लासरूम में, वो भी क्लासरूम में, अकेले नहीं, क्लासरूम में पढ़ के आप देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ बोला। आगे बढ़िए। Which of the following is the highest level of cognitive ability? हाँ, माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल, क्या है कॉग्निटिव एबिलिटी का जो है हाईएस्ट लेवल क्या है, कौन सा होगा? तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो इवैल्यूएटिंग है, मेन है इवैल्यूएटिंग करेंगे तभी हाईएस्ट लेवल पर जा पाएंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी को हाईएस्ट करना है तो आप इवैल्यूएट जरूर करें, नहीं तो इवैल्यूएट नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे इवैल्यूएट करने का मतलब है जैसे हम टेस्ट दिए और उसका डिस्कशन ही नहीं करें, इवैल्यूएट ही नहीं करें। अभी जो हम कर रहे हैं एक प्रकार का इवैल्यूएशन है। अब इसी इवैल्यूएशन से आपका हाईएस्ट जो है ना लेवल बढ़ जाता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट लेवल बढ़ाने का तरीका यही है जो कि हम अभी कर रहे हैं। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is storytelling most important in an English language class at primary level? तो बोला है व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट द प्राइमरी लेवल, यही ना। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि क्यों एक कहानी कहना मोस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, और ख़ास करके क्लास एट प्राइमरी लेवल में क्यों कहना मस्ट होता है? इसीलिए क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इट इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकाबुलरी। अगर आप कहानी पढ़ते हैं तो उससे वोकाबुलरी आपका इम्प्रूव होता है। क्या होता है? इसीलिए ये ज़रूरी है। आगे समझ में, आगे बढ़िए। A good teacher is one who हाँ, एक गुड टीचर किसको कहा जा सकता है? जिसके पास क्या होना चाहिए, ये चीज़ बोला। क्या होना चाहिए? गिव देम
एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर लर्न करने का अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक गुड टीचर हैं, गुड टीचर है। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, सिद्धांतों के आधार पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, आपके सिद्धांत को बच्चा कहाँ समझेगा। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद बोला है अगला कि गिव्स प्रिंटेड नोट, नोट दे देंगे तो उससे भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, गिव्स देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे तब भी बच्चा, आप कितना भी यूजफुल दे दीजिए, क्या ये बहुत मस्त है इसको रट लेना, तो नहीं रटेगा। बच्चा को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए खुद करने का, तब जा कर के बच्चा कर पाएगा। तो ये ऐसा हम पहले भी आपको पेडागोगी में भी बता चुके थे, वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना था। ठीक है, आगे बढ़िए। Which of the following helps in learning the second language without using the printed text? हाँ, मतलब निम्न में से कौन सा मदद करेगा हमको लर्निंग में, हेल्प इन लर्निंग बोला है द सेकेंड लैंग्वेज, जो भी सेकेंड लैंग्वेज को मदद करेगा बिना यूज के, बिना प्रिंटेड टेक्स्ट यूज के हमको कौन मदद करेगा बताइए। तो इसमें हमको जो मदद करेगा वो हमारा सिचुएशनल अप्रोच, हमारा सिचुएशन उस समय क्या है वो वाला हमको मदद करेगा। बोला है लैंग्वेज इमर्सन नहीं करेगा, लैंग्वेज इमर्सन भी नहीं करता है, और ग्रामर तो करता ही नहीं है लैंग्वेज में, और उसके बाद नेचुरल अप्रोच भी नहीं करेगा, बल्कि हमका सिचुएशनल अप्रोच करेगा। सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो सिचुएशन क्या है उस समय, उस सिचुएशन के आधार पर आप सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड लैंग्वेज को, तो आप सीखबे नहीं कीजिएगा, सिचुएशन होगा तब ना आप सीखेंगे। जैसे आपको अंग्रेजी जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि आने वाली चीज़ आपको रोज़गार हो सकता है कि यही मतलब में दे, तभी तो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सिचुएशन डिपेंड करेगा सेकेंड लैंग्वेज के लिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज से हम काम चला जान लेंगे, अगर हमारा सब कुछ हमको फर्स्ट लैंग्वेज से हो जाएगा हम सेकेंड लैंग्वेज क्यों सीखेंगे, आगे ना समझे। इसीलिए सिचुएशनल अप्रोच होगा, नेचुरल अप्रोच तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में होता है, सेकेंड लैंग्वेज में नहीं होगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़िए। A person who is fluent speaker is likely to possess. हाँ, ए पर्सन हु इज फ्लुएंटली स्पीकर्स इन लाइकली टू प्रोसेस, एक आदमी है जो फ्लुएंट है, मतलब एक बढ़िया स्पीकर है, तो लाइकली टू पोसेस उसने क्या अपने अंदर ग्रहण कर चुका है, ये चीज़ बोला है। एक आदमी के बारे में आप कह रहे हैं कि ये फ्लुएंटली स्पीकर है, मतलब अच्छा वक्ता है, तो फिर आप उसने क्या पोसेस किया है जिसके कारण आप उसको अच्छा वक्ता कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि उसने वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी अर्जन किया है। ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी उसने अर्जन किया है, जिसलिए आप अच्छा वक्ता के रूप में उसको जान रहे हैं। चलिए आइए आगे 100 Emphasize interaction as the means and the goal of learning language. मतलब हमारा लर्निंग लैंग्वेज के जो गोल है उसको जो है ना कौन सा अप्रोच जोर डालता है, कौन सा अप्रोच जोर डालता है और अट्रैक्ट करता है, कौन सा अप्रोच है जो ऐसा जोर डालेगा, और अप्रोच मतलब कौन सा अप्रोच है, तो ये अप्रोच आपका कम्युनिकेटिव ही होगा, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच आपको सबसे ज़्यादा जोर डालता है। ठीक है, आपके गोल को अचीव करने में। बोला मीन्स गोल ऑफ द लर्निंग क्या, Maximum participation of students during teaching in a language classroom is possible. हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है विद्यार्थी का जिस समय टीचिंग हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग हो रहा है क्लासरूम में, तो पॉसिबल थ्रू तो हो सकता है, क्या संभव हो सकता है ये बोला है। संभव क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें संभव हो सकता है कि डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी डिस्कशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं, डिस्कशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं। तो अब हमने आपको बता दिया है, आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। इसी तरीके से अभी तक हमने प्रीवियस ईयर का सेट जो है उपकार का करा दिया है, अब इस आधार पर आप आने वाले जो भी सेट प्रैक्टिस है करेंगे तो आशा करते हैं कि आपका नंबर आएगा। चलिए तो